बच्चों, मैं आज का फिर से आपका वेलकम कर रहा हूँ हमारी बायो की क्लास में। आज हम चैप्टर 8 कंटिन्यू कर रहे हैं और आप सभी बच्चे जानते हो कि चैप्टर 8 है जी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, और इसमें बहुत से रिलेटेड बातें हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको किलर टी सेल्स, हेल्पर टी सेल्स के बारे में बताया था ना। आज मेरे पास क्वेश्चन है कि सबसे पहले वैक्सीनेशन क्या होता है। बेटा एक बात आप हमेशा याद रखना कि वायरस जो होता है ना बेटा, या जो बैक्टीरिया जो होता है वो दो तरह की स्टेजेस में होता है। एक तो वो वायरुलेंट स्टेज होती है और एक होती है नॉन वायरुलेंट स्टेज। नॉन वायरुलेंट स्टेज वो स्टेज होती है जिसके अंदर वायरस बीमारी नहीं कॉज कर सकता। जितने भी आपको वैक्सीन दी जाती है वो एक्चुअल में वायरसेस ही आपकी बॉडी में डाले जाते हैं, पर उनको हीट किल कर दिया जाता है, उनको नॉन वायरुलेंट बना दिया जाता है। तो हमारी बॉडी को क्या लगता है, हमारी बॉडी को लगता है कि जो वायरस है वो अंदर आ चुका है, पर एक्चुअल में वायरस ज़रूर है पर वो डेड वायरस है ना। तो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देती है। तो वैक्सीनेशन का मकसद क्या है? वैक्सीनेशन का मकसद है कि स्टार्टिंग में ही आपकी बॉडी के अंदर डेड माइक्रोब्स को डाल दिया जाए ताकि उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनने लग जाएं, और जब एक्चुअल में आपके ऊपर अटैक होगा तो वो वायरस एकदम से किल हो जाएगा, क्योंकि उसके अगेंस्ट ढेर सारी एंटीबॉडी हमारी बॉडी ऑलरेडी जनरेट कर चुकी होगी। आइए थोड़ा पढ़ें। द प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन डिपेंड अपॉन प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम। ठीक है, तो यानी देखो ये बोल रहा है ना, इट इज इनऑकुलेशन ऑफ वीक और डेड पैथोजन इन द बॉडी। तो ये इनऑकुलेशन का मतलब होता है डालना, कमजोर और डेड माइक्रोब्स को हमारी बॉडी में डाल दिया जाता है। एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बेटा ऐसी बनाई थी। लुइस पैस्चर ने रेबीज की वैक्सीन बनाई थी 1885 में। When vaccinated person is attacked by some pathogen, then large number of lymphocyte and antibodies are produced, which overwhelm the invaders. आज मैं फिर आपको एक काम करता हूँ, मैं आपको एक अच्छी सी एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ हो जाए। बेटा मैं आज आपके सामने बात करने वाला हूँ रेबीज के बारे में। शुपोश के जो रेबीज का जो पैथोजन है आपको पता है वो आपको हाइड्रोफोबिया कॉज करता है, पानी से डरता है बंदा, और धीरे धीरे जो पर्सन होता है उसको इतना डर बढ़ने लग जाता है और उसके अंदर एक तरह से मैडनेस स्टार्ट हो जाती है। तो बेटा रेबीज का कोई क्योर नहीं है, बट अगर हम रेबीज की वैक्सीनेशन उस पर्सन को दे देते हैं सही समय पे, उस रेबीज वायरस के अगेंस्ट इतनी ज़्यादा एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी बना लेती है कि हमें रेबीज से कोई नुकसान नहीं होता। पोलियो की वैक्सीन, टीबी की वैक्सीन, ठीक है, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस की वैक्सीन आपको बचपन में क्यों दी जाती है? क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है कि जब ये वैक्सीन आपकी बॉडी में जाती हैं ये अंदर एंटीबॉडीज़ बनाने लगती हैं। तो अगर सपोज एक बंदे की बॉडी में 1 साल एंटीबॉडीज़ बनती रही हैं, कितनी ढेर एंटीबॉडीज़ बन गई होगी। जब अब एक्चुअल में वायरस अटैक के लिए आएगा तो वह बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ये है जी असली काम वैक्सीनेशन का। फिर आज मेरे पास अगला क्वेश्चन है, लिस्ट करिए मेन कॉजेज ऑफ हाई रेट ऑफ इंसिडेंस ऑफ एड्स इन इंडिया। इंडिया में एड्स का इतना ज़्यादा इंसिडेंस क्यों होता है? ठीक है, तो जी इंडिया में एड्स के पीछे क्या क्या रीज़न है आइए ज़रा पढ़े। सबसे पहला, अलार्मिंग एक्सटेंट ऑफ इग्नोरेंस एंड प्रेजुडिस अबाउट द डिजीज़। ठीक है, लोग जी इग्नोरेंस बहुत दिखाते हैं। तो आज हम इसको एड्स को कंपेयर कर ले थोड़ी देर के लिए एड्स को आप कंपेयर कर लो जी अपना कोरोना के साथ। कितना बोल रहे हैं कि जी आप अपने माउथ को कवर करके निकले बाहर, ठीक है, फिर उसके बाद आप अपनी आँख को, नाक को, मुंह को हाथ ना लगाएं, हाथ साबुन से बार बार धोएं, हाथ सैनिटाइजर से बार बार साफ करें, पर नहीं,
हम ऐसा कभी नहीं कर रहे। हम एक्चुअल में क्या करते जा रहे हैं, हम इन सभी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। चलो जी, हम अपनी फैमिली में ही जा रहे हैं मिलने के लिए, किसी के दूसरे घर चले गए, वहाँ आपने अपना फेस मास्क उतार दिया, ठीक है। तो इस तरह की जो अब जब हम अलग अलग इस तरह की जब हम इग्नोरेंस करेंगे तो इसी करके कोरोना बढ़ रहा है। तो एड्स के बारे में इग्नोरेंस कैसे है जी, यहाँ पे हमारे एक तो जी हमारी जो कई जनसंख्या का कई बड़ा हिस्सा अनपढ़ है। दूसरा, कॉन्डम्स का यूज़ नहीं करते हम, जो बहुत ज़रूरी है एड्स से बचने के लिए। तीसरा, ट्रांसफ्यूजन्स जब होती हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स में भी प्रॉब्लम आ जाती है। अच्छा, फिर जब एक से दूसरे से तीसरा जब कोई इंजेक्शन यूज़ करता है, ठीक है ना, ड्रग्स लेते हुए, तो भी ये हो जाती है। तो हमारी जो इंडियन पब्लिक है वो बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस शो करती है इस डिज़ीज़ के करके, तभी ये डिज़ीज़ बहुत बढ़ती जा रही है। और शर्म महसूस करते हैं लोग इसके बारे में बात करने के लिए। शर्म नहीं महसूस करनी चाहिए, इस डिज़ीज़ को पढ़ना चाहिए, इसके बारे में सारी बातें आपको पता होना चाहिए, ताकि आप इन बीमारियों से लड़ सको और इन बीमारियों को समझ सको और इनको फाइट कर सको। ये पुरानी बात है थोड़ी, एक्चुअल में अब तो इग्नोरेंस कम हो गई है। अब इंडियंस को पता चल गया है कि एड्स जी कॉन्डम नहीं पहनने से फैलती है, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होने से फैलती है, ठीक है। सो लोग अब इन बातों का ध्यान रखने लग गए हैं, तो एड्स थोड़ी कंट्रोल हो गई है, और ओवर वर्ल्ड तो काइंड ऑफ कम ही है, इंडिया में भी अब कंट्रोल होने लगी। नंबर 2, फॉल्स बिलीव ऑफ बीइंग कंटेजियस। लोगों को ये बड़ा बिलीव है कि जी एड्स हाथ मिलाने से फैल जाती है, कपड़े शेयर करने से फैल जाती है, एक कमरे में साथ बैठने से फैल जाती है। तो लोगों को इसका कंटेजियस होने का बिलीव है, जबकि एड्स इस तरह से कंटेजियस नहीं है, ठीक है। तो ये कैसे कंटेजियस होती है, ये 1% टू अनदर इंटरकोर्स करने से होती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होती है, नीडल्स इन्फेक्टेड नीडल्स यूज़ करने से होती है। सो लोगों में फॉल्स बिलीव भी बहुत है कि भी ये जी हाथ मिलाने से फैलती। तो ऐसे तरह के जो एड्स पेशेंट हैं उनसे लोग नफरत करते हैं। फिर नंबर 3 है जी सेक्सुअल बिहेवियर जो लोगों का है, वो भी बेटा बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि इंट्रोवर्ट है। इंट्रोवर्ट होने के कारण कॉन्डम का यूज़ ना करना एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है एड्स का फैलने से। अच्छा, रिलेक्टेंट ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल्स टू ट्रीट द डिजीज। कई डॉक्टर्स भी हैं हमारे में, इतना पढ़ने लिखने के बाद वो फिर भी यही बोलते हैं, उनके माइंड में यही बात रहती है कि भी एड्स फैल जाएगी, मैंने इस पेशेंट को ट्रीट नहीं करना, जबकि ऐसा नहीं है। देखिए आपके सामने मेडिकल प्रोफेशनल भी रिलेक्टेंस शो करते हैं, तो एड्स पेशेंट का वो ध्यान नहीं रख पाते और उससे औरों में फैल जाती है। और लास्ट है जी इनएडिक्वेट स्क्रीनिंग। इनएडिक्वेट स्क्रीनिंग में मैं कोरोना के बारे में फिर बोलना चाहूँगा। आपने नोटिस किया होगा शुरू में बहुत शोर मचा हुआ था, इंडिया ने कोरोना को बड़ा अच्छा कंट्रोल कर लिया, कोरोना बहुत कम है इंडिया में। अब इंडिया 3rd नंबर पे पहुंचा हुआ है। आज मैं पढ़ रहा था सुबह न्यूज़पेपर में, तो मैंने देखा 11 लाख तक हम लोग पहुंच गए हैं। ब्राज़ील 20 पे है और 30 से ऊपर हम लाख है जी हमारा अमेरिका। ऐसा एकदम से क्या हो गया कि इतनी जल्दी कोरोना फैलना शुरू हो गया लोगों में कि इतना नंबर आ गया? नहीं, नंबर पहले से ही बेटा ज़्यादा था, एक्चुअल में टेस्टिंग कम थी। अब जब से टेस्टिंग बढ़ने लग गई है, तो ऑब्वियसली कोरोना पेशेंट्स का नंबर भी बढ़ने लग गया। अच्छा, नेम 4 एंटी रेट्रोवायरस अगेंस्ट एड्स। एड्स के अगेंस्ट यानी HIV के अगेंस्ट कौन से वायरसेस हैं जो हेल्प करते हैं? एक तो जी अजाइडोथाइमोडाइन है, ठीक है। फिर उसके बाद है प्रोटीएज इनहिबिटर्स हैं, इंटरल्यूकिन्स हैं, XQ9302 नाम की ड्रग है, ठीक है। ये जो है जी हमारी ड्रग्स हैं जो एड्स के इफेक्ट को कम कर देती, ख़त्म नहीं कर पाती। अगर आपको आज की डेट में कोई कह दे कि जी एड्स 100% क्योर हो जाएगी, नहीं, वो नहीं हो सकता। पहले तो एड्स का पेशेंट 6-6, 4-4 महीने में मर जाता था, अब तो 10 से 12 साल तक जिंदा रहता है। तो वो है जी, ये ड्रग्स आजकल डिस्कवर हो चुकी हैं, हाँ जी, ये ड्रग्स डिस्कवर हो चुकी हैं। इन ड्रग्स के कारण क्या हो गया, जो एड्स का पेशेंट की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ गई है। इन ड्रग्स को लेने से एड्स पेशेंट अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं। हाँ, पर एक प्रॉब्लम है कि ड्रग्स आर वेरी कॉस्टली। अच्छा बेटा, फिर अगला आपके सामने क्वेश्चन उठ के आया है, जीनोग्राफ्ट और एलोग्राफ्ट के बीच में डिफरेंस बताओ।
जीनोग्राफ्ट को हेटेरोग्राफ्ट भी बोलते हैं। ये ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होती है इन एन इनकम्पैटिबल पर्सन विद एलोग्राफ्ट और होमोग्राफ्ट, ठीक है, इज एन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन इन कंपैटिबल पर्सन। अब मैं इसके बारे में जीनो और एलो के बारे में आपको बताता हूँ, कंपैटिबिलिटी के बारे में, इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में बताता हूँ। देखो बेटा, सिंपल, अगर कोई पर्सन है और उसकी किडनियां फेल हो जाए, उसकी फैमिली का मेंबर कह दे कि जी मैं अपनी किडनी देना चाहता हूँ एक इसको, अगर उसके किडनीज को उसका इम्यून सिस्टम एक्सेप्ट कर लेता है, वो ग्राफ्ट होता है एलोग्राफ्ट, ठीक है। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन इन अ कंपैटिबल पर्सन, जो उसको रिसीव कर लेगा और उसकी बॉडी उसको अपना पार्ट मान लेगी। और जिनके अंदर बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती इम्यूनिटी, वो होता है जी हमारा जीनोग्राफ्ट। अब जीनोग्राफ्ट के मैं आपको सिस्टम बताता हूँ। सपोज ब्लड ग्रुप मैच हो गया, RH फैक्टर मैच हो गया, पर आपको किसी अपने रिश्तेदार की किडनी मिल रही है, फर्स्ट ब्रदर या सिस्टर की नहीं मिल रही, पूरे चांसेस हैं कि वो किडनी आपकी बॉडी के अंदर आएगी तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, क्योंकि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी उसके अगेंस्ट वर्क करेगी, और जब वो उसके अगेंस्ट वर्क करेगी तो वो क्या कर देगी, उसको डिस्ट्रॉय कर देगी। सबसे पहले ऐसे पेशेंट्स के लिए क्या किया जाएगा, इनको इंजेक्शंस लगा के इम्यूनोसप्रेसेंट्स के इनकी इम्यूनिटी ज़ीरो कर दी जाएगी। तो जब इनकी इम्यूनिटी ज़ीरो हो जाएगी, उसके बाद क्या होगा, आसानी से हम इनको ग्राफ्ट लगा देंगे, यानी हम इनको किडनी डोनेट कर देंगे, ट्रांसप्लांट हो जाएगा। और आफ्टर 20 डेज 15 डेज धीरे धीरे इन पेशेंट्स की इम्यूनिटी को बढ़ाया जाता है, इम्यूनोसप्रेसेंट इंजेक्शंस का काम किया जाता है, को कम कर दिया जाता है, और फाइनली उसकी जो बॉडी है, पेशेंट की बॉडी इस ग्राफ्ट को एक्सेप्ट कर लेगी, ऑर्गन को एक्सेप्ट कर लेगी। तो ये पूरा तामझाम होता है जीनोग्राफ्ट में, जिसमें ऑर्गन इनकम्पैटिबल पर्सन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। अच्छा, अब अगर हम कंपैटिबल पर्सन में ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो उसकी तो बॉडी पक्का एक्सेप्ट कर लेगी। जैसे फर्स्ट ब्रदर से ली जा रही है किडनी, फर्स्ट सिस्टर से ली जा रही, ब्लड ग्रुप भी मैच हो रहा, RH फैक्टर भी मैच हो रहा, तो किडनी को तो कुछ नहीं होने वाला, तो वहाँ पे इम्यूनिटी को कम करने की नीड नहीं पड़ती। तो जीनोग्राफ्ट क्या होता है, जिसके अंदर इनकम्पैटिबल पर्सन के अंदर ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ इम्यूनोडिप्रेसेंट इंजेक्शन। इम्यूनोडिप्रेसेंट इंजेक्शंस क्या होते हैं, ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कम कर देते हैं। और एलोग्राफ्ट कब होता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट इन कंपैटिबल पर्सन। जीनोग्राफ्ट का दूसरा नाम है हेटेरोग्राफ्ट और होमोग्राफ्ट का दूसरा नाम है एलोग्राफ्ट। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ गया है, ऑटो इम्यूनिटी और इम्यूनो डेफिशिएंसीज में डिफरेंस बताओ। ऑटो इम्यूनिटी तो होता है बेटा जब हमारी बॉडी की इम्यूनिटी खुद अपनी ही इम्यूनिटी को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दे, और हमारा सिस्टम अपने ही बॉडी सेल्स को रिजेक्ट करना शुरू कर दे, और वो सोचे कि ये तो नहीं फॉरेन सेल आए हैं इन्हें डिस्ट्रॉय करना। और इम्यूनो डेफिशिएंसीज क्या होती है, इसमें जी हमारी बॉडी की इम्यूनिटी खत्म होनी शुरू हो जाती है, जो बॉडी के T सेल्स और B सेल्स हैं वो खत्म शुरू हो जाते हैं उन्हें, ठीक है। पहला पॉइंट समझ आ गया कि ऑटो इम्यूनिटी क्या है, इम्यून सिस्टम स्टार्ट्स रिजेक्टिंग इट्स ओन बॉडी सेल्स। इम्यूनोडेफिशिएंसीज में इट इज ड्यू टू इम्पेयर्ड इम्यून सिस्टम ड्यू टू डिक्रीज इन नंबर ऑफ B सेल्स और T सेल्स। नंबर 2, ऑटो इम्यूनिटी हमेशा अक्वायर्ड होती है, और इम्यूनोडेफिशिएंसी इट मे बी कंजेंशियल और अक्वायर्ड। तो इम्यूनोडेफिशिएंसी में बेटा हमारा आ जाता है एड्स और SCID, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी। सीवियर होता है बेटा कंजेंशियल, बचपन से एक बच्चा ऐसा पैदा होता है जिसमें B सेल और T सेल बनते ही नहीं है, क्योंकि उसके जीन उसमें होते ही नहीं है। और यहाँ पे ऑटो इम्यूनिटी में हमारा आ जाएगा बेटा अपना रूमेटॉइड अर्थराइटिस, वो एग्जांपल है ऑटो इम्यूनिटी का। रूमेटॉइड अर्थराइटिस बूढ़े लोगों में क्या होता है कि उन्हीं की इम्यूनिटी उन्हीं के नॉर्मल सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लग जाती है। अच्छा, ऑटो इम्यूनिटी में देख लीजिए लास्ट पॉइंट, इट इज ड्यू टू इट्स ओन बॉडी सेल। हाँ जी, ड्यू टू इट्स ओन बॉडी सेल है ऑटो इम्यूनिटी। और इम्यूनोडेफिशिएंसी इट इज ड्यू टू जीन म्यूटेशन, ठीक है। अच्छा बेटा, अभी मैंने आपसे बात की थी इम्यूनोसप्रेसेंट्स की ना, इम्यूनोडिप्रेसेंट। तो आइए बात करें, व्हाट आर इम्यूनोसप्रेसेंट्स, गिव देयर साइड इफेक्ट्स। तो बेटा वो ड्रग्स जो हमारी बॉडी को दी जाती हैं ताकि हमारी इम्यूनिटी कम हो जाए, उसको बोलते हैं इम्यूनोसप्रेसेंट्स। द ड्रग्स विच आर यूज्ड टू सप्रेस द इम्यून सिस्टम
और ये क्यों दी जाती हैं? ये इसलिए दी जाती हैं ताकि जब भी बेटा किसी की बॉडी में ट्रांसप्लांट होना है, चाहे किडनी ट्रांसप्लांट है, चाहे किडनी ट्रांसप्लांट है, चाहे हार्ट ट्रांसप्लांट है, चाहे लिवर ट्रांसप्लांट है, चाहे आई ट्रांसप्लांट है, इन सब में बेटा बॉडी की इम्यूनिटी को जीरो करना पड़ता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में हेटेरोग्राफ्ट जीनोग्राफ्ट यूज होता है, हेटेरोग्राफ्ट तो रेयरली होता है। उस केस में अगर हम इम्यूनिटी को कम नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर जब वो ट्रांसप्लांट होके ऑर्गन आएगा तो हमारी बॉडी फील करेगी कि कोई वो फॉरेन ऑर्गन है। तो क्योंकि वो फॉरेन ऑर्गन है तो क्या हो जाएगा, वो उस ऑर्गन को डिस्ट्रॉय कर देगी, ख़त्म कर देगी, यानी जो हमने ट्रांसप्लांट किया है वो खराब हो जाएगा और वो डीजनरेट हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो ये वो ड्रग्स होती हैं जिनको हम सप्रेस करते हैं इम्यूनिटी को, जिनको हम देते हैं इम्यूनिटी को सप्रेस करने के लिए, ताकि रिजेक्शन अवॉइड हो जाए ट्रांसप्लांटेशन के समय। मोस्ट कॉमन ड्रग्स विच आर यूज एज एंटी मेटाबोलाइट्स, साइक्लोस्पोरिन, एंटी लिम्फोसाइट ग्लोबिन, ये सारे की सारी जो हैं इम्यूनोसप्रेसेंट। साइड इफेक्ट्स देखिए, बॉडी बिकम ससेप्टेबल टू बैक्टीरियल एनवायरनमेंट। जो और आपको पता है कई जिन लोगों में किडनी ट्रांसप्लांट होता है बेटा, उनको पूरी लाइफ लॉन्ग इम्यूनोसप्रेसेंट्स पे रहना पड़ता है, क्योंकि अगर उन्होंने इम्यूनोसप्रेसेंट्स नहीं खाई ड्रग्स, सो उनकी बॉडी जो उनके अंदर किडनी काम कर रही है किसी की, उसको डिस्ट्रॉय कर देगी। तो इस तरह के लोग अगर इम्यूनोसप्रेसेंट्स पे रहेंगे तो उनकी तो इम्यूनिटी बिल्कुल कम रहेगी। हाँ जी, रहती है। तो इस करके उनको कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन सबसे पहले हो जाता है, वायरल इन्फेक्शन सबसे पहले हो जाता है। सपोज ऐसा पेशेंट आपके साथ जिसके अंदर एक फॉरेन पर्सन की फॉरेन किडनी है, वो आपके साथ डिनर पे जाता है, आप सब वहाँ पे डिनर करते हो और वहाँ पे आपको स्टेल फूड ऑर्डर आ जाता है आपके सामने, यानी ऐसा खाना आता है जो ख़राब है, जिसमें इन्फेक्शन है। आपकी बॉडी की इम्यूनिटी तो उस इन्फेक्शन को फाइट कर लेगी, सुबह तक आप ठीक हो, पर इस तरह के पर्सन को सुबह होते वॉमिटिंग, लूज स्टूल्स और फीवर होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी बीमारियों से लड़ने की पावर कम है। तो जितने भी लोगों में ट्रांसप्लांट्स होते हैं उनको अगर परमानेंट इम्यूनोसप्रेसेंट्स पे रखा गया है तो उनको इस बात का ध्यान जरूर रखना पड़ता है कि वो अपने आप को इन्फेक्शन से बचा के रखे, बाहर का ना खाएं, बाहर ज़्यादा ना, मतलब उन्हें बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। देखो जी, मोर प्रोन टू स्किन कैंसर, ऐसे लोगों को स्किन कैंसर भी हो सकता है। यूज़ ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड लीड्स टू कुशिंग सिंड्रोम एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग। और आने वाले समय में जब वो और आगे बढ़ जाते हैं, जैसे ग्राफ्ट को ट्रांसप्लांटेशन को 10 साल हो गए, तो 10 साल तक अगर उन्होंने इम्यूनोसप्रेसेंट्स ली हैं, ड्रग्स लेते जा रहे हैं, तो उनको कुशिंग सिंड्रोम हो सकता है और साथ ही साथ उनको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग भी हो सकती है। उनके इंटेस्टाइनल ट्रैक्स में ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम भी बोलते हैं। ठीक है। और कुशिंग सिंड्रोम क्या होता है बेटा, हमारे जो जॉइंट्स होते हैं बॉडी के, वो स्वेल आउट हो जाते हैं। तो ये आज का लेक्चर था, आई होप आपको समझ आया होगा। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, फिर मिलेंगे, कल मिलेंगे और फिर हम स्टार्ट करेंगे कि ऑटो इम्यून डिजीज़ क्या हैं और उनके एग्जाम्पल भी हम स्टडी करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं तक था। साइनिंग आउट फॉर नाउ, स्टे होम, स्टे सेफ, बेस्ट ऑफ